नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, CIIB से रिलेटेड वीडियोस आप बैंकर साथी चैनल पर देख सकते हैं। वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें, साथ ही शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो CIIB एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CIB के पेपर 1 की यूनिट 7 जिसका नाम है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इसमें हम देखेंगे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया में किस तरह से आए, क्या क्या रिफॉर्म्स इंडिया में हुए और उनके इफ़ेक्ट इकोनॉमी पे क्या क्या आए। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें इंडियन कंटेक्स्ट में, तो बेसिकली जो स्टार्ट हुए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वो 1991 से हुए। उससे पहले बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स इंडियन इकोनॉमी में नहीं हुए थे। कुछ एक पॉलिसीज़ ज़रूर ऐसी बनी थी जो थोड़ा रिफॉर्म्स की तरफ को जा रही थी, बट सही मायनों में अगर हम कहें कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब शुरू हुए तो वो 1991 में ही हुए, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर उस समय हुआ करते थे। और डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड इकोनॉमी से इंटीग्रेट हो गई उसके बाद में, क्योंकि 1991 में जो है ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ये सब चीज़ें आई और इकोनॉमी जो है दुनिया के बाकी कंट्रीज़ के साथ में इंटीग्रेट हुई। सब लोगों, बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारे टाई अप्स बढ़े, ट्रेड बढ़ा। तो ये सब है, ये सब की शुरुआत जो है 1991 के बाद ही हुई है। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इन रियल सेक्टर में तो रियल सेक्टर पॉलिसी मेजर्स मेनली फोकस्ड ऑन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ रिफॉर्म प्रोसेस। तो इस सेक्टर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन जो थी वो रियल सेक्टर में तो पॉलिसी मेजर जो थे वो बेसिकली पहले क्या था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही इनका फोकस रहता था अर्ली स्टेजेस में। लेकिन जब उसके बाद में जब रिफॉर्म्स आए तो उसके बाद में डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्री होना शुरू हुआ और क्या क्या स्टेप्स लिए गए उसमें था एलिमिनेटिंग लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट। जो अलग अलग तरह की लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट थी उसको कम किया गया, ख़त्म किया गया। एबोलिशन ऑफ MRTP एक्ट। अब MRTP एक्ट क्या था, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, इसको ख़त्म किया गया। ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एलिमिनेशन ऑफ क्वांटिटेटिव इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, रिडक्शन इन टैरिफ रेट्स। तो ये सभी स्टेप्स जो है वो लिए गए। उसके बाद में इन सभी स्टेप्स को लेने के बाद में जो इनका रिजल्ट आया वो ये था कि दीज रिफॉर्म्स क्रिएटेड फेवरेबल इन्वायरमेंट फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो इंडस्ट्री की जो ग्रोथ थी वो इन सब रिफॉर्म्स के बाद में उसमें ग्रोथ में काफ़ी अच्छी, जो इंडस्ट्रीज़ थी उनकी रफ्तार काफ़ी अच्छी, ग्रोथ की रफ्तार जो थी वो काफ़ी अच्छी हुई, यानी कि बेहतर तरीके से वो ग्रो हुई। अब फाइनेंशियल सेक्टर में इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं, उनमें क्या था, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स हैज़ बीन अराइव्ड आउट इन अकॉर्डेंस विद दीज रिकमेंडेशंस मेड बाय बेसिकली 3 कमिटीज़। अब 3 कमेटी जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर। फाइनेंशियल सेक्टर की अगर हम बात करें, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन जो हुई है इनमें 3 कमिटीज़ बनी थी। पहली थी नरसिम्हन कमेटी रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स 1992। तो नरसिम्हन कमेटी रिपोर्ट जो थी 1992 की। दूसरी थी नरसिम्हन कमेटी, सेम जो नरसिम्हन थे उन्हीं की अंडर में कमेटी बनाई गई थी, तो 1998 में दोबारा से तो 2 नरसिम्हन कमेटी हो गई, 1992 वाली और 1998 वाली। तीसरी थी SH खान रिपोर्ट 1998 में ऑफ द वर्किंग ग्रुप फॉर हार्मोनाइज द रोल एंड ऑपरेशंस ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक रिफॉर्म्स इन फाइनेंशियल सेक्टर। तो ये तीनों जो कमिटीज़ थी, नरसिम्हन कमेटी 1992, नरसिम्हन कमेटी 1998 और SH खान रिपोर्ट 1998, ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इनकी रिकमेंडेशन के हिसाब से ही, जो रिकमेंडेशंस इन्होंने बनाई थी उनके हिसाब से ही फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स हुए हैं। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म कम्प्लीमेंटेड द रियल सेक्टर डेवलपमेंट्स। तो जो रियल सेक्टर डेवलपमेंट्स जो हुए थे उनको कम्प्लीमेंट किया है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स ने। Transformation of financial sector helped in service sector growth. Also, it helped the manufacturing sector to progress from a high cost to internationally competitive segment of economy. और फाइनेंशियल सेक्टर में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई उसने हेल्प किया है कि सर्विस सेक्टर है वो ग्रो करे, और ऑल्सो इट हेल्प द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू प्रोग्रेस। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी इसने हेल्प किया ताकि वो प्रोग्रेस करे और हाई कॉस्ट से वो इंटरनेशनली कम्पिटिटिव जो सेगमेंट है उसमें आए। अब मनी मार्केट की साथियों बात करें कि रिफॉर्म्स से मनी मार्केट में किस तरह के रिफॉर्म्स हुए हैं। रिफॉर्म्स इन मनी मार्केट वर एसेंशियली एम्ड एट प्रोवाइडिंग एवेन्यूज फॉर द मार्केट प्लेयर्स टू डेवलप और एक्सेस टू शॉर्ट टर्म फंड एंड अ प्लेटफॉर्म टू मॉनिटरी
अथॉरिटी टू मॉड्यूलेट लिक्विडिटी इन द सिस्टम। अब मनी मार्केट में जो रिफॉर्म्स थे वो बेसिकली जो फोकस थे किस पे, एसेंशियली एम्ड एट प्रोवाइडिंग एवेन्यूज़ फॉर मार्केट प्लेयर टू डेवलप और एक्सेस फॉर शॉर्ट टर्म फंड, ताकि शॉर्ट टर्म फंडिंग जो है वो मार्केट प्लेयर्स को मिल सके। और दूसरा इनका जो एम था वो ये था कि जो रेगुलेटर है, जो मॉनेटरी अथॉरिटी है, वो लिक्विडिटी सिस्टम में बनाए रख सके या उसको मैनेज कर सके। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स लिए गए। अ सीरीज ऑफ स्टेप्स वर टेकन ओवर ईयर्स। कौन कौन से स्टेप्स थे ये? फ्रीइंग ऑफ इंटरेस्ट रेट ओवर कॉल एंड अदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तो जो कॉल रेट और बाकी जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट थे उनके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट थे वो फ्री कर दिए गए। इंट्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल पेपर एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो कमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सीडीज वो उनको लाया गया। एग्जेम्पशन ऑफ इंटरबैंक लैंडिंग फ्रॉम रिजर्व रिक्वायरमेंट। तो इंटरबैंक लैंडिंग को एग्जेम्प्ट किया गया कैसे? रिजर्व रिक्वायरमेंट से। इंट्रोडक्शन ऑफ स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग एंड रुपी डेरिवेटिव्स सच एज IRS एंड FRA। तो IRS एंड FRA को इंट्रोड्यूस किया गया। इनलार्जिंग स्कोप ऑफ रेपो मार्केट बाय एक्सटेंडिंग द रेपोएबल सिक्योरिटीज एंड एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स। तो रेपो मार्केट को एक्सपेंड किया गया ताकि रेपोएबल जो सिक्योरिटीज़ थी और एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स थे उनको लाया गया। तो ये सारे रिफॉर्म्स जो हैं मनी मार्केट में लिए गए। IRS क्या होता है साथियों? इंटर रेट स्वैप। जैसे हमने IRS अभी पढ़ा, तो IRS है इंटर रेट स्वैप इज एन इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव। इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ इंटरेस्ट रेट बिटवीन टू पार्टीज। तो IRS अगर पूछता है कि IRS क्या है, तो ये क्या है? इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव है जो कि इन्वॉल्व करता है एक्सचेंज ऑफ इंटरेस्ट रेट बिटवीन टू पार्टी। तो दो पार्टियों के बीच में इंटरेस्ट रेट एक्सचेंज इनमें होते हैं। FRA का मतलब होता है, FRA की फुल फॉर्म है फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट इज अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट इज अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज टू एक्सचेंज इंटरेस्ट पेमेंट फॉर अ नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट ऑन सेटलमेंट डेट। तो कोई फ्यूचर की सेटलमेंट डेट जो है उस डेट पर नोशनल प्रिंसिपल है, अमाउंट है, उस पर इंटरेस्ट रेट का सेटलमेंट जो होगा इंटरेस्ट पेमेंट का, तो उसको हम FRA या फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट कहते हैं। कोलेटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशंस, CBLO। CBLO क्या है? CBLO मार्केट इज अ मनी मार्केट सेगमेंट ऑपरेटेड बाय द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, CCIL। इन द CBLO market, financial entities can avail short-term loan by providing prescribed securities at collateral. In terms of functioning and objectives, the CBLO market is almost similar to the call money market. तो CBLO जो मार्केट है क्या है? मनी मार्केट सेगमेंट है ऑपरेटेड बाय CCIL। तो ये इंपॉर्टेंट है, CCIL के द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है CBLO को, और ये मनी मार्केट सेगमेंट में ऑपरेट होती है। और फाइनेंशियल एंटिटीज़ जो है वो शॉर्ट टर्म लोन यहाँ से ले सकती हैं, और ये सिमिलर है किसके? कॉल मनी मार्केट के। CDs क्या होते हैं साथियों? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आर शॉर्ट टर्म बोरोइंग इन द फॉर्म ऑफ यूजेंस प्रोमिसरी नोट हैविंग अ मैच्योरिटी ऑफ नॉट लेस देन 15 डेज अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 1 ईयर। तो 15 दिन से 1 साल के लिए जो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स जारी किए जाते हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, और किस फॉर्म में होते हैं? ये होते हैं यूजेंस प्रोमिसरी नोट के फॉर्म में। ठीक है। दूसरा है कॉमर्शियल पेपर, यानी कि CP जिसे शॉर्ट में कहते हैं, इज एन अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशूड इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट। तो कॉमर्शियल पेपर जो हैं वो भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हैं और अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, प्रोमिसरी नोट के फॉर्म में ही ये इशू किए जाते हैं। हु कैन इशू कॉमर्शियल पेपर? कॉमर्शियल पेपर कौन इशू कर सकता है? तो जो हाई रेटेड कॉर्पोरेट बोरोवर्स हैं, प्राइमरी डीलर्स हैं, एंड सेटेलाइट डीलर्स SDs, एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस FIs जो है। तो जो काफ़ी अच्छे जो हाई रेटेड जो इंडिविजुअल्स हैं, कॉर्पोरेट बोरोवर्स हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं? वो अपने कॉमर्शियल पेपर भी इशू कर सकते हैं। CP जो है वही इशू कर सकते हैं। तो ये सारे जो है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हैं। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में किस तरह से रिफॉर्म आई, रिफॉर्म का क्या हुआ? एज अ पार्ट ऑफ रिफॉर्म, कंसेशनरी फाइनेंसिंग वाज एलिमिनेटेड विद इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केट ऑक्शन सिस्टम एंड फेजिंग आउट ऑफ ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन विद वेज एंड मीन्स एडवांसेस। तो क्या हुआ इसमें? जो कंसेशनिंग फाइनेंसिंग थी, कंसेशनरी जो फाइनेंसिंग थी, कंसेशन दे के जो फाइनेंसिंग होती थी, वो ख़त्म कर दी गई है। मार्केट ऑक्शन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है, और वेज एंड मीन्स एडवांस के थ्रू, और फेजिंग आउट ऑफ ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन को फेज आउट किया गया है। प्राइसिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैज़ बिकम फार मोर मार्केट ओरिएंटेड। अब जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा मार्केट ओरिएंटेड हो गई हैं आफ्टर ग्लोबलाइजेशन या आफ्टर रिफॉर्म्स।
अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में रिफॉर्म्स का क्या रोल रहा है, क्या असर आया है? तो प्रायर टू रिफॉर्म्स फॉरेन एक्सचेंज वाज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वाज वर्चुअली एब्सेंट। तो एक्चुअल में जब तक रिफॉर्म्स नहीं आए थे तब तक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट असल में थी ही नहीं। इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केट, अब इसमें हुआ क्या क्या चेंजेस हुए हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट रजीम। तो मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट जो रजीम आई, adoption of current account convertibility and relaxation of capital account to hold investment abroad and to retain foreign exchange along with introduction of hedging tools derivatives led to emergence of active and vibrant foreign exchange market। तो ये जो तीनों या और इसकी तरह के जो और बाकी जो रिफॉर्म्स किए गए, चाहे वो एक्सचेंज रेट रजीम जो है उसको मार्केट बेस्ड करना, या फिर अडॉप्शन ऑफ करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी एंड रिलेक्शन ऑफ कैपिटल अकाउंट ये करना, या फिर टू होल्ड इन्वेस्टमेंट अब्रॉड एंड टू रिटेन फॉरेन एक्सचेंज अलॉन्ग विद इंट्रोडक्शन ऑफ हैजिंग टूल्स। तो हैजिंग टूल्स के इंट्रोडक्शन, जिसमें डेरिवेटिव्स, तो इन सभी जो मेजर्स जो लिए गए, इनकी वजह से क्या हुआ, जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट थी इंडिया की वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुई, एक्टिव हुई और वाइब्रेंट हुई। उससे पहले, रिफॉर्म्स से पहले, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक्चुअली में थी ही नहीं इंडिया में। अब कैपिटल मार्केट में क्या चेंजेस आए, कैपिटल मार्केट में क्या फ़र्क हुआ? प्राइमरी मार्केट विटनेस्ड अ सिग्निफिकेंट मूवमेंट अवे फ्रॉम कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज सीसीआई regime imposing primary issuance at some market rate to free pricing and book building system along with mandatory disclosure as prescribed by SEBI। तो प्राइमरी मार्केट में क्या हुआ, सिग्निफिकेंट मूवमेंट हुआ कहाँ से? अबे फ्रॉम कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज रजीम। तो जो सीसीआई रजीम थी, कैपिटल इशू कंट्रोलर जो रजीम थी, उससे काफ़ी ज़्यादा अबे मूवमेंट देखा गया इसमें। इम्पोजिंग प्राइमरी इशुएंस एट सब मार्केट रेट टू फ्री प्राइसिंग एंड बुक बिल्डिंग सिस्टम अलॉन्ग विद मैंडेटरी डिस्क्लोजर एज प्रेस्क्राइब्ड बाय सेबी। तो सेबी के द्वारा जो मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स हैं वो करने होते हैं, और साथ में जो फ्री प्राइसिंग और बुक बिल्डिंग सिस्टम वगैरह भी आए। तो ये सब काम हुए प्राइमरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट में क्या हुआ? इन सेकेंडरी मार्केट कॉरपोरेटाइजेशन ऑफ एक्सचेंजेस हुए, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग आई, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑप्शंस एंड फ्यूचर, ये सब काम सेकेंडरी मार्केट में हुए, जहाँ पर स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग आ गई, फ्यूचर एंड ऑप्शंस आ गए, और जो एक्सचेंजेस थे उनका कॉरपोरेटाइजेशन हो गया, यानी कॉरपोरेट्स के हुए वो। क्रेडिट मार्केट में रिफॉर्म्स का क्या चेंजेस हुए हैं? रिफॉर्म्स की वजह से क्रेडिट मार्केट में बैंक ऑपरेशंस बिकेम मोर एफिशिएंट। तो रिफॉर्म्स के बाद में जो बैंकिंग ऑपरेशंस थे वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हो गए। शार्प इंक्रीज देखा गया डिपॉजिट और एडवांसेस में शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स के। तो जितने भी एससीबीज थे, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स थे, उनके जो डिपॉजिट और एडवांस थे उनमें काफ़ी अच्छा शार्प इंक्रीज देखा गया। स्पेशली जो अर्बन ब्रांचेस थी या सेमी अर्बन जो ब्रांचेस थी, उन ब्रांचेस में वहाँ पर जो डिपॉजिट्स और एडवांसेस थे वो काफ़ी तेज़ी से बढ़े एज़ कम्पेयर टू रूरल ब्रांचेस। देयर हैज़ बीन प्रोग्रेसिव डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड होलसेल क्रेडिट टू सेगमेंट सच एज प्रोफेशनल, पर्सनल लोन एटसेट्रा। और प्रोग्रेसिव जो डाइवर्सिफिकेशन हुआ, क्योंकि पहले जो थे जो बैंक जो थे वो मोस्टली लोन जो देना प्रेफर करते थे वो बड़ी बड़ी कंपनीज को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को, यानी कि जो रिटेल लोन पे ज़्यादा फोकस नहीं होता था। बट उसके बाद में धीरे धीरे जो प्रोफेशनल और पर्सनल लोन्स वगैरह जो हैं, यानी कि रिटेल पोर्टफोलियो पे फोकस बैंक्स का बढ़ गया। अब पेमेंट सिस्टम पे क्या इफेक्ट आया रिफॉर्म्स का? तो इनेक्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, तो उसके रिफॉर्म्स के बाद में ये आया है। उसके बाद में इंट्रोडक्शन ऑफ सीटीएस हुआ है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम आ गया है। Coverage of electronic clearing system ECS has been increased with most bank branches participating in NEFT and RTGS system। तो जो ECS सिस्टम है उसका कवरेज बढ़ गया है, क्योंकि ज़्यादातर जो बैंकिंग है, बैंक्स जो है, ब्रांच जो है, वो नेफ्ट RTGS सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रही हैं। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इंटीग्रेशन विद ग्लोबल इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुई और इंटीग्रेशन कैसे हुआ ग्लोबल इकोनॉमी के साथ में, इंडियन इकोनॉमी का? तो मोस्ट कॉमन मेजर्स ऑफ कंट्रीज इंटीग्रेशन विद द ग्लोबल इकोनॉमी इज इट्स ओपननेस, दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल फ्लो। तो किसी भी इकोनॉमी का अगर ये जानना हो कि वो कितना इंटीग्रेटेड है ग्लोबल इकोनॉमी से, तो उसके दो ही मेजर सबसे ज़्यादा हैं जिनको सही मेजर्स माना जाता है, वो है इंटरनेशनल ट्रेड, दूसरा है कैपिटल फ्लोज। तो इंटरनेशनल ट्रेड कितना है उस कंट्री का बाकी कंट्रीज से, और कैपिटल फ्लोज किस तरह के हैं।
तो इंडिया का दोनों ही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई हैं रिफॉर्म्स के बाद में। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट काफ़ी अच्छा है इंडिया का, सभी कंट्रीज़ के साथ है। इंडिया एक्सपोर्ट्स इट्स गुड टू 190 कंट्री, यानी कि दुनिया के ज़्यादातर देशों को इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करता है अपने गुड्स, और इंपोर्ट करता है 140 कंट्रीज से। तो इसका मतलब ये है कि अधिकतर जो दुनिया के देश हैं उनसे हमारा एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होता है, यानी कि ट्रेड रिलेशंस इंडिया के हैं। सेकंड है, इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट यानी कि अगर हम बात कैपिटल फ्लोज की बात करें तो इंडिया को जो है वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल डेस्टिनेशन इन्वेस्टमेंट के लिए माना जाता है, और काफ़ी सारे जो इन्वेस्टमेंट है जो अलग अलग कंट्रीज से इंडिया में आता है। अब 2008 के बाद में, जो 2008 में मंदी आई थी, जो डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन जो 2008 में हुआ है, उसके बाद में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं वो शॉर्ट में हम इनको देखते हैं। सबसे पहले है लिबरलाइजेशन ऑफ एफडीआई, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसकी लिमिट्स कई सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है, कई जगह इसकी लिमिट 100% भी कर दी गई है। तो वो लिबरलाइजेशन हो किसका हुआ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। इंक्रीज्ड शेयरिंग ऑफ टैक्स 42% विद स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट के साथ में जो टैक्स शेयरिंग थी वो बढ़ा दी गई है, पहले कम थी। और जो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस थी, आई थिंक 14th फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी उसके हिसाब से ये बढ़ाई गई हैं, और ये अब 42% जो टैक्स है वो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। रैशनलाइजेशन ऑफ सब्सिडीज़, तो सब्सिडीज़ जो हैं काफ़ी रैशनलाइज की गई हैं, कम की गई हैं। जैसे कि एलपीजी पे सब्सिडी थी वो कम हो गई है, और बाकी जो यूरिया वगैरह पे सब्सिडी आती थी वो भी कम की गई है। तो कई सेक्टर्स में जहाँ सब्सिडी दी जाती थी वो पेट्रोल डीजल पे और बीच जो सेक्टर थे वहाँ पे सब्सिडीज़ जो थी वो कम की गई। तो सब्सिडीज़ जब कम की गई तो वहाँ पे उनके प्राइसेस भी बढ़े, बट जो है कि जो गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो वहाँ पर कम हुआ, यानी कि रैशनलाइजेशन ऑफ सब्सिडीज़ हुआ। सिक्योरिटी मार्केट लॉ में चेंजेस हुए, कम्युनिटी मार्केट में रिफॉर्म्स हुए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लेके आए हैं, तो वो भी एक बड़ा रिफॉर्म है। ब्लैक मनी बिल आया है, और जीएसटी एक्ट भी लागू किया गया है। तो ये सभी जो हैं काफ़ी बड़े बड़े इंपॉर्टेंट जो रिफॉर्म्स हैं जो कि आए हैं 2008 के बाद में, रिसेंट में, लास्ट 10-12 साल में। तो ये था साथियों रिफॉर्म्स के बारे में, इंडियन सेक्टर पे क्या इफेक्ट जो रिफॉर्म्स का आया है। तो आई होप साथियों कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे, वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इसे साथियों लाइक करें, साथ ही शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो सीआईबी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।